नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है। एससी एसटी आरक्षण के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ की भर्ती में ओबीसी आरक्षण भी लागू कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। इस देश की बड़ी आबादी के लिए, इस देश के बहुजन के लिए मैं कहूंगा, ये बड़ी खबर है। हालांकि काफी पहले से इस बात की मांग की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ की नियुक्ति में आरक्षण लागू किया जाए। ये आरक्षण अभी भी जजों की नियुक्ति में नहीं है। जज के अलावा बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ हैं उनकी नियुक्ति में होगा। इस मामले को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम कई लोगों ने किया, लेकिन अभी हाल ही में इस पर पिटीशन लगाया था और बड़ी मुखरता से लड़ाई लड़ी बलराज सिंह मलिक ने। बलराज सिंह मलिक साहब हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ते हैं, आप देखते ही होंगे। स्वागत है मलिक साहब आपका। इस लड़ाई को भी आखिरकार अंजाम तक पहुंचा दिया आपने। ये पूरा प्रोसेस जरा, और क्या ऐलान हुआ है, इसका क्या असर होगा, सारा एक साथ आपके ही जुबान से सुनेंगे, क्योंकि अब हम बताएं तो उसमें सब कुछ अधकचरा रह जाएगा। जी जी। देखिए आशीष जी, पहली बात तो जब अगर कोई कानून बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हम्म, और ये स्टेट के ही अंग हैं, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों एक ही देश के तीन अंग हैं। हम्म, और जब एक कानून बन गया पार्लियामेंट में तो इसका तो ये लागू हो जाना चाहिए था उसी वक्त हर हाई कोर्ट के अंदर, हर सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली। मगर कितने सालों के बाद इस देश में क्या स्थिति रही, आप अंदाजा लगा लीजिए कि लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए या लोगों के अधिकारों के लिए। ये बात खाली नौकरियों की नहीं है। रिजर्वेशन को कोई आदमी ये सोच ले कि नौकरी मिल जाएगी, रोजी रोटी चल जाएगी, ऐसा नहीं है। दरअसल इसका मकसद है कि देश के अंदर पूरे समाज की, परिवार के हर हिस्से की, परिवार देश के हर कोने से लोगों की भागीदारी गवर्नेंस में हो। और गवर्नेंस कहाँ कहाँ है? पार्लियामेंट के अंदर, प्रतिनिधित्व में, एग्जीक्यूटिव में, काम करने में, लेजिस्लेचर उसमें, जुडिशरी में, न्यायिक फैसलों के अंदर। जैसे पंचायत में सब लोग, समाज के हर लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उस गांव की पंचायत, उस मोहल्ले की पंचायत, उस समाज की, उस देश की पंचायत अच्छी होती है। सबकी भागीदारी से परिवार जुड़ता है, फ्रेटर्निटी बढ़ती है देश के अंदर। ये हमारे 140 करोड़ का परिवार अभी तक एक माला में और स्ट्रांगली अच्छी तरह गूंथा जा सकता था, बशर्ते यहां हर व्यक्ति की सबसे पहली पहचान और आखिरी पहचान एक सिटीजन के रूप में होती, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। मगर अभी भी देश के लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए संघर्ष करते हैं और रिजर्वेशन को कई लोग हे दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकरी मिलना कोई बड़ा आदमी बनना नहीं है। आईएएस, आईपीएस, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस बनना कोई मायने नहीं रखता अगर वो अपने काम से न्याय नहीं करते। सबसे पहले एक अच्छा इंसान जरूरी है। अच्छा इंसान ही कुर्सियों की शोभा बढ़ाते हैं और बेकार इंसान उन कुर्सियों पे बोझ होते हैं, देश में बोझ होते हैं। इसलिए नौकरियों से आदमी बड़ा हो जाएगा इसका कोई मायने नहीं है। बहुत सारे लोग नौकरी के अंदर भी भ्रष्टाचार करते हैं और सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ये नौकरियां नहीं है, दरअसल ये गवर्नेंस में भागीदारी है जो हमारा संविधान चाहता है। इसका नाम रिजर्वेशन देके, अब बुजुर्गों की सीट रिजर्व होती है ट्रेन में, या क्यों क्यों होती है? हम सब खुशी खुशी उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम सबको बूढ़ा होना है और हमें सब पता है ये हमारे बुजुर्ग हैं, तो हम बुजुर्गों की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। भाई यही तो मर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि अच्छी मानवीय व्यवस्था, एक परिवार, एक 140 करोड़ के अंदर फ्रेटर्निटी, उसको मकसद में रख के सारा काम है। मगर इतने साल हो गए, 75-80 साल हो गए देश को आजाद हुए। सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के लिए नोटिफिकेशन निकाला तो मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक किया, दिस इज नॉट गुड। इमीडिएटली इसको इकट्ठा होना चाहिए था, या ओबीसी का भी जो रिजर्वेशन है वो भी इमीडिएटली इनको नोटिफिकेशन करना चाहिए था। आई इमीडिएटली ईमेल्ड टू द चीफ जस्टिस एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड हार्ड कॉपी आपके सामने ही है जिसपे मोहर भी लगी हुई है 1 तारीख की। तो वो सभी उन जजेस के पास ये लेटर गया, पिटिशन गया, और हमने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इक्वेलिटी का जो क्लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये नियम को लगातार एक जैसे लागू करें ताकि लोगों की भागीदारी गवर्नेंस में हो सके। ये मेयरली नौकरी का मसला नहीं है, न्याय का मसला है। तो मैं बड़ा खुश था आज इमीडिएटली जो ही इस खबर का मुझे पता चला
किसी वकील साथी ने, हालांकि मैं लगातार नजर रखता हूँ लाइव लॉ पे और लेटेस्ट न्यूज देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो उसने मैं मुझे किया, मैंने इमीडिएटली चेक किया एंड आई वाज थ्रिल्ड। और मैंने इस पिटीशन को अपने, जिसका मैं कन्वीनर हूं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फोरम, कई बार सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स फोरम, इस फोरम का मैं कन्वीनर हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट्स की एक वो है हमारी सभा, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, इंक्लूसिव और जस्टिस के, समाज में न्याय हो, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो और देश में फ्रेटर्निटी हो। तो उसी के तहत मैंने ये पिटीशन फाइल किया था और ये इमीडिएटली, आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग होती है जजों की भी, बहुत सारे सर्कुलर पे ऑनलाइन मीटिंग करके ऑनलाइन सहमति लेके, आई थिंक उनको इमीडिएटली लगा कि वाकई ये कुछ गड़बड़ हो गई, तो बात सही क्वेश्चन रेज किया है। बड़ी बात इसमें ये है, अलग से नोटिफिकेशन करने की बजाय SC ST का जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन था, उसी नोटिफिकेशन को एक तरह से रिवाइज किया, अमेंडमेंट किया और नए नोटिफिकेशन में इकट्ठा हो गया, जिसमें SC ST OBC इवन एक्स-सर्विसमैन का भी जो रिजर्वेशन वो भी शामिल हो गया, जो मैंने अपने पिटीशन में नहीं लिखा था। मतलब जिन जिन के लिए रिजर्वेशन की फैसिलिटी है। और अब रोस्टर भी बनेगा, रोस्टर से ये होगा कितनी पोस्ट हैं, कितने लोग भरे गए हैं, जो भी नियम और कानून कायदे हैं, ये एक बड़ा अच्छा काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है और देश के लोगों को इसमें, या सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयमेंट में भी भागीदारी के रूप में पूरे देश के लोग अक्रॉस द कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, इस देश के हर कोने के बच्चों को मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। और इससे अगला हमारा जो स्टेप है, वो मेन स्टेप है, असली स्टेप जो है कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज, ऑल कास्ट एंड क्रीड, रीजन, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, हर तरह के लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों के रूप में नियुक्ति। ये नहीं जजों के बच्चे जज, जजों के बच्चे जज। यही सवाल करने वाला था कि क्या और तो स्टाफ में हुआ है? असली टारगेट वो है। ये तो एक वो है जो सामान लेके रूंगा नहीं लेते हैं, सब्जी खरीदने के बाद धनिया थोड़ा सा मिल जाता फ्री, कोई पॉकेट में मांग लेते हैं हम दुकानदार से। असल मकसद है इस देश की जुडिशरी में, देश की आबादी, रीजन, रिलीजन, इस देश का कोई भी ऐसा पक्ष इस देश में महरूम ना हो जिसका जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना हो, क्योंकि सभी वर्गों की अलग अलग मांग और जीवन शैली, और उनको पता होता है कि हकीकत में अन्याय कहां हो रहा है। तो ऐसे लोगों का, खाली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, खाली आपने कुछ केस मुकदमे लड़ लिए, सरकारी वकील हो गए, कुछ केस आपने लड़ लिए, इनकम आपकी कुछ हो गई और आप क्वालिफाई हो गए, सिफारिशर कोई आपका चाचा भतीजा, कोई सरकार में सिस्टम में लोग बैठे हैं आपके, और आप जज हो गए और आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, इतना बड़ा जहां आप नौकरी भी नहीं हट सकते, ना तो आप वहां काम करते, देश में बोझ हो और न्याय की अनुभूति नहीं हो रही देश को इतने साल के बाद। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन, मैं अभी भी कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी को 5-10% किया, जिस दिन 50% भी ये सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी को हाई कोर्ट कर लेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा और प्रियम्बल का जो लक्ष्य है उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देंगे और पूरी वॉचडॉग की तरह नजर रखेंगे, तो इस देश में लुटियन जोन में बैठे हुए कोई भी शरारती टाइप के पॉलिटिशियन है, चाहे किसी भी पोस्ट पे पहुंचा हुआ हो, वो सोच भी नहीं सकते ठगी ठोरी मारना, जल्दबाजी में कानून पास करना। इस देश में सैकड़ों पार्लियामेंटेरियन को बाहर फेंका गया, वो पॉलिटिकल इनजस्टिस था देश की जनता के साथ, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। ये लोग क्यों नहीं ले पाते? इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि कहीं ना कहीं, जो आप सर्वे करिए, ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये हर एडवोकेट की बात है, हर देश के हर नागरिक की बात है कि कहीं ना कहीं सिफारसी चट्टू जो लोग होते हैं, सिफारिश की वजह से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं जजों के रूप में, उनमें हिम्मत ही नहीं होती। वो लगातार उन लोगों के सामने मुंह खाता आंख शर्माती है, वो मुंह खोल ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं हो सकती ऐसे लोगों की, जो अपने अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, अगर इनकी वाकई निष्पक्ष जांच हो तो बहुत बार ये पता चलेगा एक आदमी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी कितनी वो करता है, बार्गेनिंग करता है, या कितने लोगों से मिलता है, जो कि आपने जस्टिस काटजू ने उसके बारे में कह दिया था ओपनली मीडिया के सामने, जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में, कि आदमी था यूपी में चीफ जस्टिस और चक्कर काटता था दिल्ली के कि कैसे एलिवेशन हो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये जब इस तरह के चक्कर काटते हैं लोग, और चक्कर काट के जब आप सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए, तो आपकी रीढ़ की हड्डी तो खत्म होगी वहीं पे, आप नहीं स्टैंड कर सकते। आप तो का तो टारगेट सिर्फ जज बनने का है, एक बड़ी कोर्ट में जाके जज बनने का है, फिर आपका जो बॉस है जिसने आपकी हेल्प की है जज बनने में, ही विल डायरेक्ट यू, और आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब आप
किसी का फ्री फोकट में खाते हैं, फ्री फोकट की मदद लेते हैं, और मेरिट और दूसरे लोगों को पछाड़ के आप कहीं आगे पहुंचते हैं चोरी चकारी से। जैसे मंदिरों में दर्शन कर लेते हैं लोग चोरी चकारी से, लाइन तोड़ के। जो वीआईपी दर्शन का सिस्टम इस देश की सभ्यता संस्कृति में नहीं, वो इन्होंने इनमें मंदिर में भी डाल दिया, धार्मिक स्थानों पे। तो ये वही है, वीआईपी ट्रीटमेंट जो लेता है वो आदमी उसके रहमो कर्म पे होता है, जो उसकी अपॉइंटमेंट करता है, जो उसके दर्शन कराता है, किसी नौकरी के हो चाहे किसी बिजनेस में हो या कहीं बेनिफिट पहुंचाता हो। तो सब लोगों का शामिल होना, कम से कम जूरिस्प्रूडेंस यानी न्याय करने के सिद्धांतों में बदलाव होगा देश के अंदर। और न्याय करने के सिद्धांत बहुत बार हम देखते हैं जो इलॉजिकल होते हैं, रीजनिंग बहुत ही एब्सर्ड होती है बहुत बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दी हुई। और बहुत बार देखेंगे, अगर अभी तो सर्वे नहीं हुआ इस देश के अंदर, सर्वे और रिसर्च होगी तो एक ही तरह के मैटर में, या बेल हो, 302 का केस हो, करप्शन का केस हो, कुछ और केस हो, उसमें कौन पार्टियां हैं और उनमें कौन जज हैं और कौन वकीलों ने आर्गुमेंट किया, अगर इसका सर्वे और इसकी जांच हो जाए और इस पे रिसर्च हो जाए तो सनसनीखेज चीजें सामने आएंगी। जितना पॉलिटिकल लेवल पे भ्रष्टाचार है उससे भी कहीं ज्यादा साबित हो सकता है अगर सही रिसर्च हो तो। बिल्कुल ये चीजें देश को पता होनी चाहिए। और ये तो रिजर्वेशन नौकरियों में ये कोई भीख नहीं है, ये काम अच्छा किया है और क्रेडिट गोज टू द चीफ जस्टिस गवई। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा सब जजों को भी, क्योंकि आफ्टर ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देर आए दुरुस्त आए, और अब इनसे उम्मीद भी है जितने जज आज के दिन बैठे हैं। और ये उन्होंने कह भी दिया, जस्टिस गवई का पहला स्टेटमेंट है देश में जिसने कहा, और इस स्टेटमेंट को सबसे पहले अपने विदाई भाषण में जस्टिस ओक ने ही कहा था कि बहुत गलत है कि सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर के उसमें चीफ जस्टिस को सुपीरियर माना जाता है, या जैसे कोर्ट चीफ जस्टिस की हो, ऐसा ठीक नहीं है। और उसने फूल चढ़ाए, जस्टिस गवई ने इस बात पे फूल चढ़ाए, उसने कहा यस दिस इज नॉट कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब जजों की कोर्ट है। इसलिए सब जजों से हमारा दोबारा निवेदन है कि देश की निगाह है और देश लगातार आपके तरफ पॉजिटिविटी के साथ देख रहा है। आप सारा सिस्टम चेंज करिए, देश का कोई भी वर्ग ना छूटे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज ना बने। ये पुराने पैटर्न को बदल दो, इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, देश को न्याय नहीं मिल रहा। देश को न्यायिक जजिज हर वर्ग से होते हैं, अब तक इस देश में फ्रेटर्निटी भी बढ़ती और देश को न्याय भी मिलता, और प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत हद तक हासिल हो जाता। ये खाली नेताओं के भरोसे, खाली किसी सीएम पीएम के भरोसे अगर देश को चलाना है और इस तरह चलता रहा तो इस देश का और बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्टीमेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों के रूप में बैठते हैं, जिनको इतनी सुरक्षा दी जाती है, नौकरी के से भी कोई हटा नहीं सकता, उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जस्टिस वर्मा हो या जस्टिस यादव हो जो यूपी हाई कोर्ट के थे, ये दो जज हैं, इनके साथ भी बराबरी के साथ न्याय करना चाहिए। दोनों की जांच होनी चाहिए थी, और दोनों की, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों की इंपीचमेंट होनी चाहिए इनकी। ये दोनों शरारती हैं, ये दोनों शरारती हैं, दोनों देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए दीमक हैं। और इस तरह की बयानबाजी देना ऐसा हो गया कि जुडिशरी के में हमारे लोगों से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से, कोई बाहर बैठा हुआ आदमी XYZ, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो सकते हैं, कोई किसी एनजीओ के हो सकते हैं, किसी बीजेपी कांग्रेस RSS के हो सकते हैं, वो हमारे जजों से वही बुलवा सकते हैं जो बुलवाना चाहते हैं। दिस इज एब्सर्ड। इससे बड़ी मौकरी क्या होगी कि जो भाषा यादव की थी, जस्टिस यादव की, वो भाषा वो थी जो RSS। तो ऐसे राजस्थान में जो खेल होता है ना, वो धागे से क्या खेल होता है, क्या खेल बोलते हैं चित्रांशी जी उसको? कठपुतली। यस, इस तरह का कठपुतली। या कोई जज वर्मा जिसके घर में इतने पैसे मिल गए, कौन है, किससे पैसे लिए और किसके पैसे थे, कैसे आए थे, इसको जानने का अधिकार देश की जनता को है। और जुडिशरी फेल हुई, किसके पैसे थे, और पैसे देने वाले को भी पकड़ा जाए, वो नहीं पकड़ा गया, तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इनकम्पिटेंसी है ये इस देश। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है देश के प्रति। सुप्रीम कोर्ट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई राष्ट्रपति हो, ये लाट साहब नहीं है इस देश के। इस देश का लाट साहब कोई है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो भी तब तक लाट साहब है जब जनता की मोहर उस पे है। उसके अंदर भी कोई गलत अमेंडमेंट करके देश को गुमराह करने की कोशिश करेगा, तभी वो लाट साहब नहीं है। अल्टीमेटली लाट साहब इस देश की जनता, 140 करोड़ लोग इस देश के लाट साहब हैं। अंग्रेजों के जो लॉर्ड थे ना, लॉर्ड को लाट साहब कहते थे, जो लॉर्ड वाला सिस्टम था। और यहाँ एक और गुजारिश करूंगा आपके इस माध्यम से, हमने लड़ाई लड़ी थी 2006 में,
और उसका नोटिफिकेशन करवाया था, हमने पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही कि सुप्रीम कोर्ट वायलेशन कर रही है आर्टिकल 18 का। आर्टिकल 18 ये कहता है कि आजादी के बाद अंग्रेजों का दिया हुआ कोई भी टाइटल कोई यूज नहीं कर सकता जब तक उसका नोटिफिकेशन ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एक्सेप्ट एजुकेशन का, जिसने पीएचडी कर रखी उसको डॉक्टर कहते हैं, कोई मेजर जनरल फौज में पुराना था, उनको छोड़ के बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में माई लॉर्ड माई लॉर्ड माई लॉर्ड, हाई कोर्ट का माई लॉर्ड माई लॉर्ड चुपचाप सुनते रहते हैं जज। दिस इज रॉन्ग, दिस इज द बिगेस्ट वायलेशन। एंड द जज जो बैठा है माई लॉर्ड शब्द सुन रहा है या यूर लॉर्डशिप सुन रहा है, ही इज वायलेटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज सपोज टू बी द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग इसका वायलेशन कर रहे हैं और हमारी यंग जनरेशन जो है, हमारे काफी सीनियर एडवोकेट भी इसका वायलेशन करते हैं और यंग जनरेशन को लगता है कि भीख मांगनी है। न्याय भीख मांगना नहीं है, न्याय लोगों का अधिकार है और उस अधिकार को लेने के लिए अपनी सही बात रखने की ड्यूटी एडवोकेट्स की है। इसलिए उसको भी माई लॉर्ड को कहने में सभी एडवोकेट्स पूरे देश के लोगों से निवेदन है कि ये हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब रूल बना दिया, इस देश के अंदर रूल नहीं था। 2006 में हमारी रिट पिटीशन की वजह से ये रूल बदला और मैंने खुद और हमारे एक साथी के साथ मैंने खुद बार काउंसिल ऑफ इंडिया को संबोधित किया था। 25 मेंबर होते हैं पूरे देश से, उनको समझाया था कैसे वायलेशन है। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा पूरी बार काउंसिल के उस वक्त के मेंबरों को, खासतौर पे जस्टिस पटनायक ना सीनियर एडवोकेट पटनायक को, जो बार काउंसिल के चेयरमैन थे, उड़ीसा हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर उनको ये भी वो भी ये सुनेंगे तो उनको लगेगा कि बलराज को आज भी याद है कि उन्होंने कहा था ये तो मेरा मुद्दा था। मैंने कहा आपके मुद्दे को ही तो हमने एग्जीक्यूट करवाया है, ये पता नहीं कितने लोगों का मुद्दा था। तो ही वाज गुड है ना कि सेम डे उसको शामिल किया, एजेंडे में शामिल भी नहीं था, शामिल किया और हमने उनको समझाया। बार काउंसिल में जाके हमें बुलाया था उन्होंने और उसी दिन यूनानिमसली पास हुआ। ये कानून ऐसा भी देश में कभी नहीं हुआ। बार काउंसिल ने एक ही दिन में बिना एजेंडे के एजेंडे में शामिल करना और उसी दिन यूनानिमसली पास करना और देश का कानून बना। इस देश में कानून नहीं था कि जजों को क्या बोलना है। मैंने तो कहा था बल्कि सभी जजों को सरिया मैडम बोलो, इस देश में इज्जत के पायदान अलग अलग मत बनाओ, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भी हमारी बार काउंसिल के मेंबरों ने कहा आगे देख लेंगे मलिक साहब, अभी तो ऐसा मत वो करना, अभी तो हो लेने दो कि वो जस्टिस क्या नाम है सब्रवाल जी चीफ जस्टिस थे, जिनकी कोर्ट में केस लगा था, जिसमें खुद पार्टी सुप्रीम कोर्ट थी, प्रोग्रेसिव एंड विजिलेंट लॉयर फोरम वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये केस हमने डाला था। बहुत दिनों में केस लगाया इसको। तो इवन रजिस्ट्रार जनरल को भी जाके हमने ऑफिस में उनके एक तरह से कहना पड़ा, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू बी द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिस कोर्ट। आपको यही पता नहीं इस केस को क्यों नहीं आप लगने दे रहे। कोई केस डालेगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डाल दिया तो उसको नहीं लगाओगे। ये तो तुम पॉलिटिक्स की तरह कर रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई कंप्लेंट करेगा गृह मंत्री के और तुम दबा के बैठ जाओगे। ये देश की जनता का है। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। किसी के बाप की बपोती नहीं है। जो इसमें शरारत करेगा वो ऑल आर करप्ट और वो देश के दुश्मन है। देशद्रोही असली वो है। पाकिस्तान से ज्यादा बड़े दुश्मन वो है हमारे देश के, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, एनीवन। तो और जजों से भी ये निवेदन है इसके माध्यम से कि अपने अपने यहाँ, और जस्टिस मुरलीधर को मैं धन्यवाद दूंगा। वो जब जज बनने वाले थे तो उन्होंने कहीं किसी साथी ने कहा कि मुरलीधर भाई तो अभी जज बनने वाले हैं मगर बलराज मलिक अभी भाई अभी डंडा घुमा रहे हैं कि जजों को माई लॉर्ड मत कहो। उन्होंने कहा ये सही कह रहे हैं, मैं जज बना तो मैं ये कंप्लायंस करूंगा इसकी। और उस आदमी के पीछे मैं बड़ाई करता हूं। हाईकोर्ट में जब वो जज बना तो उसने पहले दिन कोर्ट लिस्ट में सर्कुलर निकलवा दिया था, मेरी कोर्ट में कोई माई लॉर्ड नहीं कहेगा, क्योंकि ये बार काउंसिल के खिलाफ है। रूल आज देश का जो उसके खिलाफ है। इसलिए सारे सीनियर वकीलों से, जजों से हैं कि इस देश की जुडिशरी को और देश की यंग जनरेशन एडवोकेट्स को नपुंसक ना बनाएं और उनको एक बहादुर वकील बनने में मदद करें। माई लॉर्ड शब्द को एक्सेप्ट ना करें और वकील भी माई लॉर्ड शब्द को, जो हमारे बार काउंसिल रूल के खिलाफ है, ऐसा ना कहें। चलिए मलिक साहब, आज तो बधाई बनती है, क्योंकि इस देश में जब ये हम लोग कहते हैं ना कि देश का अगला सीजीआई दलित होगा, तो ये बड़ा प्राउड नहीं होता है। सोचिए हमको 20% जिस दलित आबादी 20% है, एक दलित चीफ जस्टिस पर हमें ये बार बार रेखांकित करना पड़ता है। इसका मतलब अभी तक क्या हो रहा है? हमारे सिस्टम में गैर बराबरी है। हमें ये तो रूटीन में होना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। ये रूटीन में होना चाहिए। वो परिवार में दिखे कि परिवार में
इनके 4 बच्चे हैं तो वो उनकी 4 थाली है, इनके 2 बच्चे हैं तो 2 थाली है, दिख रहे हैं, दिखे वो। और अब वो काम शुरू बताइए हुआ है, तो उसके लिए कितना धन्यवाद, आपने इसके लिए कोशिश की। हाँ, हाँ, एक बोलिए। एक बात ऐड करता हूँ चलते चलते। देखिए हमारे यहाँ पे एक जज बनाया गया हाँ, और उसमें लिखा गया क्योंकि इसकी आमदनी अच्छी है, ये बहुत हाँ, कमाता है, इसका जो बैंक बैलेंस है वो अच्छा है, वो काम करता है आर्बिट्रेशन का, और उसने कभी शायद ही कम शकल देखी हो कोर्ट में कैसे मुकदमे लड़े जाते हैं और किस तरह, मुझे नहीं पता उनका कितना, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे लोगों का, इसका मतलब पैसे वालों को जज बनाओगे? पैसे के लिए ईमानदार चाहिए, चरित्रवान चाहिए। 2 कंडीशन सबसे बेसिक हैं, जो चरित्रवान नहीं और जो ईमानदार नहीं, वो लायक नहीं है जज बनने के। ये वो पैसे कतई के नहीं। वाला है तो फिर अगर पैसे वाला जज बन सकता है, ये काबिलियत है, तो फिर तो सही है। फिर तो अंबानी है, अडानी है, उनके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को चलना ही चाहिए, इस देश की सरकार को चलना ही चाहिए, और वो ठीक चल रहे हैं। फिर काय का शरारत करते हो, काय का शोर मचाते हो? तो ये वो, और मैं एक और चाहता हूं उस पे भी, अब चलो मैं बात करूंगा आपसे ऑफ ऑफ द लाइन, फिर नहीं, बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सुधार के लिए जो कोशिशें हैं हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई बलराज मलिक साहब को। मैं चलते चलते फिर अपनी तरफ से और देश के सभी दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित सबके तरफ से बधाई है, क्योंकि अब एक्स-सर्विसमैन, सुप्रीम कोर्ट में, एक्स-सर्विसमैन खास हो रहे हैं। हाँ, हाँ, एक्स सर्विसमैन सबको, सैनिकों सबके को। तरफ हाँ, से जो हाँ, हाँ, पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि अब और सुप्रीम कोर्ट के और स्टाफ की नियुक्ति में एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी सबके लिए बकायदा आरक्षण हो गया है। बस हम उम्मीद करेंगे कि आगे ज्यूडिशरी में जजों के लिए भी ये हो जाए, ताकि प्रतिनिधित्व हर समाज से, हर तबके से प्रतिनिधित्व जजों के बीच भी वैसे ही दिखे, वो फैमिली पूर्ण हो जाए, पूरी एक कहते हैं यस, कंप्लीट फैमिली, वो कंप्लीट यस, फैमिली नजर आने लगे। बस यही हम चाहते हैं। बहुत और बहुत धन्यवाद मलिक साहब। वो होके रहेगी, जल्द होके हाँ, रहेगी। होगी होना होगी पड़ेगा। होगी होगी, लड़ाई बिल्कुल। चलेगी और सब कुछ होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार। जी, नमस्कार।